हेलो एवरीवन, आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का जो साइंस सब्जेक्ट है उसका चैप्टर 11 यानी विज्ञान का पाठ 11 देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक, इसका ये अभ्यास प्रश्न उत्तर है। इसका जो इंटरनल क्वेश्चन आंसर था यानी अध्याय का जो पाठ के अंदर से होता है उसको हमने सॉल्व कर दिया। नहीं देखा है तो देख सकते हैं चैनल पर जाकर के, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमें तो भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है बनाने के लिए। तो देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन आता है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, यानी मतलब ये है कि हम अलग अलग दूरी पर रखे हुए वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, फोकस करके। जैसे अगर हमें नज़दीक में देखना है तो नज़दीक को भी क्लियर से देख पाते हैं, और अगर दूर की वस्तु को देखना है तो दूर की वस्तु को भी हम आसानी से देख पाते हैं। तो ऐसे में हमारे आंख में लेंस का जो है वो उसका साइज परिवर्तन होता है। तो ये आखिर होता क्या है, यानी इस गुण को कहते क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है जरा दूर दृष्टता, समंजन, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। ठीक है, ये सब में से ACD ये सब एक दोष है, यानी ये सब बीमारी होता है। लेकिन हम अलग अलग दूरी पर रखे वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, वो होता है समंजन क्षमता। ठीक, समंजन क्षमता की वजह से हम अलग अलग दूरी पर रखे हुए वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, यानी कि हमारे आंखों में प्रतिबिंब जहाँ पर बनता है, ठीक है, कोई पर्दा की तरह रहता है, तो उस भाग को कहते क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है कॉर्निया, फिर इसके बाद है परितारिका, इसके बाद C में है पुतली और D में है दृष्टि पटल। तो देखिए इसमें से एक स्थान है जहाँ पर से हमारा आँख में चाहे सामने जो भी वस्तु रखा है उसका प्रतिबिंब बनता है, तब उसको हम देख पाते हैं। तो उसको कहते हैं दृष्टि पटल। ठीक है, जिसको इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। ठीक है, रेटिना ज़्यादा फेमस है, उसका दृष्टि पटल थोड़ा कम फेमस है, उसका ही हिंदी है। ठीक है, तो दृष्टि पटल भी मतलब दृष्टि पटल पर ही कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तभी हम उसको आसानी से देख पाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग, यानी मतलब एक सामान्य आदमी जो जिसका आंख में कोई बीमारी ना हो, ठीक है, ऐसे यानी स्वस्थ पर्सन के लिए जो सबसे नज़दीक में रखी वस्तु को देख पाता है वह दूरी कितना होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद 25 सेंटीमीटर और 2.5 मीटर। तो इसमें से देखिए 25 सेंटीमीटर किसी भी मनुष्य का एक स्वस्थ अगर आँख हो तो सबसे वो नज़दीक में रखी वस्तु को जो देखता है वो अल्पतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना तक अगर रखा है तो वस्तु को फोकस करके वो आसानी से देख पाता है। अगर इससे ज़्यादा क्लोज आ जाए ना तो फिर दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हमारे यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। यानी आप तो ये समझ गए कि इससे पिछले क्वेश्चन में जो 1 नंबर में था कि हम अलग अलग दूरी पर रखे वस्तु को आसानी से फोकस करके देख पाते हैं। तो ये फोकस करने में लेंस के साइज में परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन जो होता है वो कहलाता है समंजन क्षमता। परिवर्तन करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। लेकिन ये होता किसके वजह से है, ठीक है, यानी एक काम करता कौन है। तो वही चीज ये क्वेश्चन है 4 नंबर में, ठीक है, जिसमें कहता है ये परिवर्तन कौन करता है। ऑप्शन दिया हुआ है पुतली द्वारा, दृष्टि पटल द्वारा, पक्षमाभी द्वारा और परितारिका द्वारा। तो इसमें से एक जो पक्षमाभी द्वारा है, ये पक्षमाभी पेशी होती है। ठीक है, जो लेंस को पतला, मोटा, ठीक है, लंबा जैसा भी करने का जरूरत पड़ता है वैसा वो करके हमारे लेंस के आकार में परिवर्तन करता है, जिससे हम अलग अलग दूरी पर रखे हुए वस्तु को फोकस करके देख पाते हैं। ठीक है, तो समझना चाहता है किसकी वजह से काम करता है, वो पक्षमाभी पेशी के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। मतलब क्वेश्चन का साफ साफ ये है कि कोई व्यक्ति है और उसको ना निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों का दोनों दोष है। तो ऐसे में उसको जब दूर दृष्टि दोष को दूर करना है तो इसके लिए जो लेंस का पावर होगा ना वो -5.5 डायोप्टर का होना चाहिए, और वहीं पे
अगर निकट दृष्टि दोष को, देखिए निकट दृष्टि दोष को अगर दूर करना है तो इसके लिए प्लस 1.5 डायोप्टर वाला लेंस का पावर उसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि आगे चल के दोनों में फोकस क्या होगा ये निकालने का लिखाता है। ठीक है, इसमें ना दोनों लेंस का अलग अलग फोकस निकलने वाला है। जब निकट दृष्टि दोष को दूर करना होगा तो उसमें जो लेंस लगेगा उसका फोकस अलग होगा, और वहीं पे जब दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर दृष्टि दोष को अगर दूर करने के लिए जिस लेंस का प्रयोग किया जाएगा उसका फोकस अलग होगा। ठीक है, वही आगे देखिए क्वेश्चन बनाकर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है दूर की दृष्टि के लिए, जब दूर दृष्टि दोष को दूर करेंगे इसके लिए जो लेंस का प्रयोग करेंगे उसका फोकस क्या होगा, और दूसरा में निकट दृष्टि दोष के लिए, यानी जब निकट दृष्टि दोष को दूर करेंगे तो उसमें जो लेंस का प्रयोग करेंगे उसका फोकस क्या होने वाला। ठीक है, देखिए ये दोनों बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें जो लेंस का पावर होता है ना, यानी पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला होता है उसका मतलब उसका यूज करके हम इसका आसानी से फोकस निकाल पाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसी का यूज करके ये हमें बनाना है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता यानी पावर बराबर क्या होता है, 1 बटा फोकस होता है। जब हमें यहाँ पर फोकस निकालना है तो हम फोकस को मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस तरह से लिख सकते हैं ना, फोकस बराबर 1 बटा पावर। ठीक है, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, अब इस पे जिसका मान हमें पता है यानी पावर, ठीक है, पावर में लेंस का पता है तो वो मान लेकर रख करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है दूर की दृष्टि के लिए, यानी जब हमें दूर दृष्टि दोष करना होगा तो इसके लिए दिया है कि लेंस का पावर कितना रहेगा, -5.5 डायोप्टर। ठीक है, अब इसी के हिसाब से हमें फोकस निकालना है। हमें बेस फार्मूला F बराबर 1/P यानी फोकस बराबर 1 पावर इस फार्मूला पे हमें निकालना है। इसमें पावर हमें पता है तो पावर का मान रख देंगे। तो हमने इसमें पावर का मान -5.5 रख दिया। अब ये होता है मीटर में, इसको बदलना है सेंटीमीटर में, तो इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और ये दशमलव को भी उड़ाएंगे तो ऊपर में आ जाएगा 10। ठीक, इस तरह से मान निकल जाएगा, मतलब इस तरह से इतना ये आ गया। तो इस तरह से ये 1/-5.5 इसमें से दशमलव उड़ाए तो यहाँ 10 हो गया। फिर इसको जब आगे बढ़ाए तो इस तरह से मतलब 1/-55 गुना 100 गुना यहाँ पर 10। ठीक है, इतना मान आ गया। अब देखिए इसमें हमें यहाँ पर करना क्या है, इसमें से इसको क्रॉस करेंगे यानी काट देंगे जो भी कटेगा उसको। तो 11×5 = 55। ठीक है, और 20×5 = 100 इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको जब इस तरह से करेंगे तो 20 और इसको 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 200। ठीक, बटा 11। अब इसको जब हम बदलेंगे मतलब दशमलव में तो हो जाएगा 11/200 करेंगे तो 11 कम 11 यहाँ बचेगा 9, फिर 0, फिर 11×8 = 88। ठीक, इस तरह से यहाँ 2 हो गया, फिर हो गया दशमलव, फिर 0, अब फिर यहाँ से ये कंटिन्यू इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर ये 1 हो गया, फिर से यहाँ पर हो जाएगा 11, फिर वही मतलब रिपीट होते रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से 1 8 करके आगे बढ़ेगा। तो हम इसको क्लोज करने के लिए 18.2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कितना हो गया ये 18.2 सेंटीमीटर, ये ऋणात्मक में यानी माइनस में। तो इसका जो फोकस निकल कर आया वो फोकस दूरी कितना निकला है, -18.2 सेंटीमीटर। ठीक, अतः आवश्यक लेंस की फोकस दूरी -18.2 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट इसी का पार्ट 2 जो है इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए दूसरा है निकट दृष्टि के लिए, यानी जब निकट दृष्टि दोष करना होगा इसके लिए तो पावर दिया हुआ था कितना, प्लस में 1.5 यहाँ पर डायोप्टर था, हम फिर से मीटर दिए, ये डायोप्टर था। ठीक है, अब इसके बाद इसका हमारा जो उसका बेस फार्मूला जो स्ट्रक्चर फार्मूला बना था वो बना था F बराबर 1/P यानी कि पावर। अब इसमें पावर का मान दिया हुआ है पहले से प्लस में 1.5, तो हमने यहाँ पर मतलब फिल कर दिया। अब ये ऑलरेडी होता है मीटर में, इसको हम बना दिए सेंटीमीटर में, इसके लिए हमने 100 से गुना किया, फिर दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 200/3, फिर इसको जब दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो आता है 66.66 यानी 66.66। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कितना, 66.66, ये क्या, ये है सेंटीमीटर में। ठीक, यानी फोकस कितना निकल कर आ रहा है, फोकस निकल कर आ रहा है प्लस में यानी पॉजिटिव में कितना, 66.66 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी फोकस हमें पता चल गया। अतः आवश्यक लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगा,
प्लस 66.66 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सॉरी 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 ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को अब सॉल्व करेंगे। देखिए अब हमारे सामने 6 नंबर क्वेश्चन है। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी वो अधिकांश दूरी तक जो देख पाता है वो कितना दूर है, 80 सेंटीमीटर। उससे आगे जितना भी दूरी है उसको या वहाँ पर रखे वस्तु को वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। मतलब जिस लेंस का उपयोग करेंगे उसके बारे में पूछ रहा है तथा उसका पावर क्या होगा इसके बारे में पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके कि आखिर इसका क्या आंसर होता है। तो देखिए हम जानते हैं कि सामान्य दृष्टि के लिए दूरबिंदु 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। मतलब कि 25 सेंटीमीटर सबसे नज़दीक, और दूरी जितना चला जाए उतना दूर तक वो देख पाता है। ठीक है, यहाँ दिया गया है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु 80 सेंटीमीटर, यानी जिसका निकट दृष्टि दोष है, यानी कि निकट तो वो अच्छे से देख पाता है लेकिन दूर का वस्तु को नहीं देख पाता है। और दूरी में कहाँ तक, 80 सेंटीमीटर के बाद का दूर का है ना वो नहीं देख पाता है। ठीक है, अर्थात प्रसंगत व्यक्ति उसी वस्तु को स्पष्ट देख पाता है जिसका प्रतिबिंब 80 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। मतलब कि जो प्रतिबिंब ना उसके आँख के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर बन पाएगा उसको वो देख पाएगा, बाकी को नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें प्रतिबिंब दूरी पता चला कितना, -80 सेंटीमीटर, क्योंकि आँख के सामने ही प्रतिबिंब बनेगा ना, तो -80 सेंटीमीटर। और इसी को भाई मीटर में बतलाया तो 0.8 मीटर आया है। और बाकी इसके बाद जो वस्तु दूरी है वो अनंत, क्योंकि जो फिक्स है जैसे कि 25 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर इसके बीच के तो देख पाता है, लेकिन उससे आगे भी तो वस्तु रखा जा सकता है ना, इससे दूर भी, यानी अनंत तक वस्तु रखा जा सकता है, इसलिए वस्तु दूरी अनंत है। अब इस सिचुएशन का यूज करके हमें यहाँ पर लेंस, ठीक है, तथा उसका प्रकृति, पावर, ये सब हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए लेंस का पावर निकालने के लिए हम लेंस फार्मूला का यूज करेंगे ताकि फोकस निकले और उसके बाद हम उसका पावर निकाल सकें। तो देखिए ये है, हम जानते हैं कि 1/v - 1/u = 1/f, ये लेंस सूत्र हुआ। ठीक है, अब इसमें जिसका मान दिया हुआ है उसको इसमें फिल कर देंगे। इसमें यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ है तो हमने लिख दिया 1/-80। ठीक है, -1/u के जगह पर हम 1/∞ लिखे, क्योंकि यहाँ पे वस्तु दूरी इनफाइनाइट है, यानी अनंत पर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, कोई निश्चित नहीं है, बराबर 1/ फोकस, यानी फोकस तो निकालना है। अब इसके बाद यहाँ पर जो 1/∞ है ना, इसको सॉल्व करके कोई एग्जैक्ट मान नहीं निकल सकता है, इसलिए हम इसको 0 मानेंगे। ठीक है, तब ये बनेगा क्या, बनेगा ये 1/-80 बराबर 1/ फोकस, ये इसमें बन जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तब इसका मान निकल जाएगा फोकस बराबर -80 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से फोकस निकलेगा। चूँकि यहाँ पे 80 सेंटीमीटर है, हमें इसको मीटर में बदलना है, क्योंकि जो लेंस का पावर होता है ना वो हमेशा मीटर में मात्रा, मतलब उसका मात्रा मीटर के रूप में निकलता है, तो इसलिए इसको मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा -80। ठीक है, बट्टा 100, यानी 100 से भाग दे देंगे, तब ये क्या बनेगा, बनेगा -0.8 मीटर। ये क्या हो गया, ये हो गया लेंस का फोकस दूरी। ठीक है, -0.8 मीटर। अब इसके मदद से हम लेंस के पावर का फार्मूला से हम लेंस का जो पावर है वो निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम फिर से जानते हैं कि पावर बराबर क्या होता है, 1/ फोकस। अब इसमें फोकस का मान जितना दिया हुआ है उसको हम लिख देंगे, तो फोकस का मान हो जाएगा 0.8। ठीक है, अब इसको जब हम यहाँ से कन्वर्ट करेंगे, तोड़ेंगे इसको, तो ये बनेगा, दशमलव उड़ेगा तो बन जाएगा 10/8, ये माइनस में रहेगा। फिर इसको जब आगे भाग r दे देंगे ना, तब देखिए होता क्या है, पर 8 से भाग देते हैं, आपको दिखता है ना, हाँ, 8 भागा 10 भागा यहाँ पे करेंगे तो 8 एकम 8 हो गया, यहाँ पर 2, फिर देखिए यहाँ पर दशमलव तो हो गया 0, 8 दूनी 16, अब यहाँ आ जाएगा 4, फिर से 0, 8 पंचे 40। ठीक है, यानी कि इस तरह से 1.25 निकलता है। तो यहाँ पर इसका मान
अगर काट खोट कर निकालते हैं तो -1.25 निकलता है, और चूंकि ये लेंस का पावर है और इसका मात्रक होता है डायोप्टर, तो यानी -1.25 डायोप्टर, यानी कि जो लेंस का पावर निकला वो कितना है, -1.25 डायोप्टर। ठीक, इस तरह से लेंस का जो है ना वो पावर यहाँ से निकल गया, फोकस भी हमें निकल गया। ठीक है, अब इतना कुछ निकालने के बाद हमें जो सब जानकारी मिलती है उसको हम यहाँ पे भाषा में लिख देंगे। फोकस ऋणात्मक में है, तो ऋणात्मक किस लेंस में होता है, फोकस वो होता है अवतल लेंस में, इसलिए यहाँ पर लेंस कौन सा है, अवतल है, और उसका पावर तो निकल ही गया, उसी को हम भाषा में लिख देंगे। तो देखिए इस सब से पता चलता है चूंकि यहाँ फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है यानी माइनस में, अतः लेंस अवतल प्रकृति का है तथा लेंस की क्षमता क्या, -1.25 डायोप्टर। ठीक, देखिए हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। यह मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पर इसको हमें बनाना है, लेकिन इसके लिए फोटो का हेल्प लेना पड़ेगा, यानी फोटो के रूप में ही आंसर देना है। ठीक है, और इसमें ये भी दिया हुआ है कि जो प्रेजेंट अभी आंख है ना उसका निकट बिंदु कितना है, 1 मीटर, यानी कि वो सबसे नज़दीक रखी जो वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है उसका दूरी 1 मीटर होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताता है भाई कौन सा लेंस लगेगा। ठीक है, कैसे उसको दूर किया जाएगा, और हम जो मानेंगे यानी कि बनाएंगे तो एक सामान्य नेत्र का दृष्टि मानेंगे ना कि कितना निकट बिंदु रहता है सामान्य नेत्र का, तो वो मानने के लिए बोल रहा है 25 सेंटीमीटर, और इसी को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ना ये फोटो, ये है दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र, यानी कि जिस आँख में बीमारी हो गया है ना उसमें ऐसा होता है। अब इसमें है क्या, देखिए यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, लेकिन इसको आँख को ऐसा लग रहा है कि वस्तु यहाँ पर रखा है, जिसकी वजह से प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये जो दृष्टि पटल ये रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, तो फिर इसको ये स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो इसको यहाँ पे इस दोष को दूर करने के लिए नीचे देखिए, यहाँ पर देखिए इसमें क्या किया गया है कि रेटिना के मतलब आँख के आगे एक उत्तल लेंस लगा दिया गया है। ठीक, अब जो है सही यानी आंख देखना चाह रहा है कि यहाँ पर वस्तु है, लेकिन जो रियल स्थिति है वस्तु का वो यहाँ पे दिखाता है, और फिर उसको आंख पर इस तरह से लेंस की वजह से लाइट पहले रिफ्लेक्ट होता है और फिर इसके बाद जो रेटिना के सही जगह पर प्रतिबिंब बनता है, जिसके वजह से वो सही तरीके से वस्तु को देख पाता है स्पष्ट रूप से। ठीक, तो इस तरह से ये इसका पिक्चर है। अब इसके बाद कहता है कि लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए, तो चलिए अब लेंस का क्षमता ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है कि प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v बराबर -1 मीटर। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि यार इसमें प्रतिबिंब की दूरी तो कहीं दिया ही नहीं है। देखिए उसमें ये लिखा हुआ है कि जो मतलब दूरदृष्टि दोष है उस व्यक्ति के पास, तो उसका ना जो न्यूनतम दूरी हो गया वो 1 मीटर हो गया, यानी कि अगर वस्तु निकट में कहीं पर भी रखा जाए तो वस्तु कितना दूरी पर दिखाई देगा, 1 मीटर पर, यानी कि प्रतिबिंब कितना दूरी पे बन रहा है, 1 मीटर पे बन रहा है, इसलिए वही है प्रतिबिंब दूरी -1 मीटर। अब यहाँ पे इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए ताकि हमें इसको सॉल्व करने में आसान हो। तो इसके लिए 1 से मतलब 1 में -1 में 100 से गुना करते हैं तो -100 सेंटीमीटर ये हो जाता है प्रतिबिंब दूरी। अब इसके बाद वस्तु दूरी दिया है कितना, -25 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ से ये सब हमें पता चलता है, यहाँ पे चल गया। अब हमें फोकस पता करना है ताकि हमें उसमें लेंस का जो पावर है वो निकाल सके। तो इसमें फोकस निकालने के लिए हम जो लेंस का फार्मूला होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f, उसका इस्तेमाल करके हम फोकस का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि 1/v - 1/u बराबर 1/f। अब इसमें जिसका मान जितना दिया हुआ है, जैसे v यानी कि प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ है -100, ठीक है, सेंटीमीटर यानी मात्रक नहीं लिख रहे, ठीक है, फिर -1/u का मान है -25 सेंटीमीटर, तो -25 लिख दिए। यहाँ पे इसी माइनस से कम नहीं चलाना है, बल्कि ये माइनस अलग है और ये माइनस अलग है, बराबर 1/फोकस। ठीक,
अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसी में जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये होता है, इस दोनों का एलसीएम लेने पर 100, फिर इसको जब यहाँ पे डिवाइड करके यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक, फिर इस तरह से यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे तो -1 माइनस इंटू -4, ठीक है, बटा 100 मान निकल कर आता है। ये मान हो गया 1/f यानी 1 फोकस का। अब वहीं पे इसको जब सॉल्व करते हैं तो 3/100 आता है। अब फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम यहाँ पर निकालते हैं तो f यानी फोकस बराबर 100/3 निकलता है। फिर देखिए इसको जब इसी से एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, इसको काटने के बाद जो मान निकल कर आएगा यानी 3 तिया 9, 3 फिर 3 तिया 9, 33.3, ठीक है, इतना सेंटीमीटर ये हो गया फोकस का मान निकल कर आता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जब भी हम कभी भी लेंस का पावर निकालते हैं तो वो सेंटीमीटर में नहीं बल्कि मीटर में निकलता है। यहाँ पे फोकस का मान निकला है सेंटीमीटर में, तो इसको हम मीटर में बदल देंगे तो हमारे लिए सॉल्व करना आगे थोड़ा और ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए करना पड़ेगा क्या, तो देखिए इसको हम सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, तब ये मान निकल कर आएगा 0.333 मीटर। यहाँ पे दशमलव के बाद बहुत ज़्यादा नंबर है, इतना नंबर ना लिखकर सिर्फ एक नंबर भी लिख सकते हैं। तो इसलिए फोकस बराबर प्लस में यानी धनात्मक 0.3 मीटर जो है ये फोकस निकल कर आता है, ठीक है, मीटर में। अब इसके बाद हमें इसको पावर यानी कि लेंस का पावर के रूप में बदलना है, तो पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर का फार्मूला होता है 1/फोकस, ठीक, 1/फोकस होता है। अब फोकस का मान हमें पता है तो हम इसमें क्या करेंगे कि 1/फोकस के जगह पे इसका मान रख देंगे तो हो जाएगा +0.3, ठीक है, इतना हो गया। अब इसी को जब आगे सॉल्व करते हैं तो ये दशमलव उड़ के जाएगा ऊपर में तो हो जाएगा 10/3, ठीक है। अब फिर ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9 दशमलव हो गया। फिर इसके बाद इस तरह से 3 आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा और ये धनात्मक में रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो पावर का मान निकल कर आता है वो कितना आता है, पावर बराबर +3, हम सीधा 3 डायोप्टर भी लिख सकते हैं या फिर 3.3 डायोप्टर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से जो लेंस यानी उत्तल लेंस जो कि दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए जो यूज करना पड़ेगा, उसमें यहाँ पर जो उसका पावर है कितना होना चाहिए, +3 डायोप्टर, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे अब 8 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। रीजन पूछ रहा है, क्योंकि सबसे नज़दीक जो है ना 25 सेंटीमीटर पर दूरी पर अगर वस्तु रखा हो तो हम अच्छे से देख पाएंगे, वरना नहीं देख पाएंगे, इसका रीजन है। अब क्या है रीजन, इसको देखते हैं। तो देखिए किसी सामान्य दृष्टि के नेत्र के लिए निकट बिंदु की आंख से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है तथा अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता सीमित होती है जो कि न्यूनतम 25 सेंटीमीटर तक है। मतलब ये कि कोई भी आदमी है अगर उसका आंख स्वस्थ है ना तो सबसे नज़दीक में रखा वस्तु को जो देख पाएगा वो दूरी कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। ऐसा इसीलिए क्योंकि आंख का ये क्षमता ही है कि वो सिर्फ 25 सेंटीमीटर दूरी तक ही वस्तु को फोकस कर पाता है, उससे ज़्यादा वो फोकस नहीं कर पाता है, यानी उससे ज़्यादा नज़दीक वाले को वो फोकस नहीं कर पाता है। जिसको ये फोकस करने की क्षमता को ही तो समंजन क्षमता कहते हैं ना, वही चीज़ है जो कि न्यूनतम 25 सेंटीमीटर तक है। अतः 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी गई वस्तुओं को सामान्य नेत्र सुस्पष्ट नहीं देख पाता है बल्कि धुंधला देखता है। मतलब कि अगर उससे नज़दीक कोई वस्तु रख दिया जाए तब वो वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखेगा, धुंधला दिखाई देगा। मतलब जैसे ब्लर होता है ना, ब्लर, उस तरह से, ठीक। वही रीजन है भाई, समंजन क्षमता की वजह से ही ऐसा होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब का दूरी का क्या होता है। मतलब ये कि आँख के सामने कोई वस्तु रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 50 सेंटीमीटर पे या फिर 5 मीटर पे एक वस्तु रखा हुआ है और उसके दूरी को जब बढ़ाएंगे तब क्या होगा, उसका प्रतिबिंब की दूरी में परिवर्तन होता है कि नहीं, ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो देखिए नेत्र में प्रतिबिंब हमेशा दृष्टि पटल पर ही बनता है जिसकी दूरी निश्चित होती है। अतः किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देने से प्रतिबिंब की दूरी में यहाँ पर बढ़ा देने से, ठीक है,
बढ़ा देने से प्रतिबिंब की दूरी में कोई अंतर नहीं होता। सामान्य नेत्र के लिए प्रत्येक दूरी पर रखे वस्तुओं के लिए प्रतिबिंब दूरी समान रहती है। मतलब अगर आंख हमारा ठीक है, उसमें कोई भी दोष नहीं है, ना ही निकट दृष्टि दोष, ना ही दूर दृष्टि दोष, ना ही जरा दृष्टि दोष, तो ऐसे सिचुएशन में जो प्रतिबिंब है ना हमेशा रेटिना पर बनता है और रेटिना हमेशा फिक्स रहता है। यही चीज यानी प्रतिबिंब दूरी नहीं बदलता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? जो हम रात को स्टार्स दिखते हैं वो हमें टिमटिमाते हुए नजर क्यों आते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, ये पूछ रहा है। चलिए इसको बताते हैं। तो देखिए, तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारों का पृथ्वी से बहुत दूरी पर अवस्थित होने के कारण वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होते हैं। तारों से आने वाली प्रकाश की किरणों का पृथ्वी पर पहुंचने के क्रम में वायुमंडल में कई बार असमान तरीके से अपवर्तन होता है। तारों से आने वाली प्रकाश की किरणों के असमान अपवर्तन से उसका पथ लगातार बदलता रहता है, जिसके कारण तारों की आभासी स्थिति भी बदलती रहती है। चूंकि तारों की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला तो कभी धुंधला प्रतीत होता है और तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब देखिए इसको सीधा सीधा मतलब समझाते हैं, है क्या मतलब ये है कि तारा जो है ना पृथ्वी से कितना प्रकाश वर्ष दूर रहता है, बहुत दूर रहता है। ठीक है, वहाँ से जब प्रकाश हमारे पृथ्वी के अंदर प्रवेश करता है तो पृथ्वी पर वायुमंडल में तरह तरह का मतलब कंडीशन होता है। कहीं पे गर्म हवा है तो कहीं पे ठंडा हवा है। अब गर्म हवा ठंडा हवा में अलग अलग तरीके से प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी प्रकाश मुड़ता है। अब जब देखिए प्रकाश अलग अलग तरीके से मुड़ेगा, कभी गया दायां कभी बायां घूम रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, किसी में प्रकाश का चाल कम रहता है किसी में ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि प्रकाश हमारे आंख में नहीं एकदम सीधा सीधा प्रवेश नहीं करता है। ठीक है, वैसे ही घूमते घूमते इधर उधर भटकते भटकते प्रवेश करता है। तो हमें ऐसा लगता है कि तारा ना कभी कभी खूब ज़्यादा चमक रहा है तो कभी कभी कम चमक रहा है, और इसी से पता चलता है कि भाई तारा जो है टिमटिमा रहा है। ठीक है, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। मतलब तारा रियल में एक ही तरह से जलता रहता है, लेकिन हमारे आंख में प्रकाश जो है ना वो अलग अलग तरीके से अंदर प्रवेश कर पाता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है तारा टिमटिमा रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे सामने 11 नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। देखिए अभी तुरंत आपने पढ़ा कि भाई तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है, लेकिन इसके बदले में ग्रह क्यों नहीं टिमटिमा रहे हैं। चलिए इसका रीजन जानते हैं। ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत पास है, क्योंकि जो ग्रह होता है ना वो किसी प्रकाश वर्ष की दूरी इतना नहीं होता है, लेकिन तारा जो प्रकाश वर्ष दूर इतना होता है। ठीक है, फिर आगे है जिसके कारण उन्हें प्रकाश के विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोत का संग्रह मान ले तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोत से हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ना जो तारे से प्रवेश करते हैं प्रकाश, उससे ज़्यादा प्रकाश हमारे आँख में ग्रह से प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे है, चूंकि ग्रहों से आने वाली प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य हो जाता है, जिससे टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाता है। यही कारण है कि ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। देखिए ये भाषा थोड़ा है तो आसान, लेकिन समझने के बाद मतलब ये है कि जो तारा है ना, तारा की अपेक्षा में ग्रह जो है बहुत ही नज़दीक रहता है पृथ्वी से। ठीक है, ऐसे में प्रकाश जो है ग्रह से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अपने वायुमंडल में प्रवेश करता है, और उसके बाद उसका अपवर्तन भी होता है ना, तो उतना ज़्यादा उसका पथ विचलित नहीं होता है। क्योंकि जब अगर छोटा से किरण अगर प्रवेश करे तो वो बहुत ज़्यादा घूम सकता है, लेकिन जब वहीं पे बहुत ज़्यादा किरण अगर प्रवेश करे एक साथ में तब वो घूमेगा, बट इधर उधर अपवर्तन तो होगा। जो बाय फिजिक्स है वो फिजिक्स तो काम करेगा, लेकिन उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फिर हमारे आँख में जो प्रवेश करता है प्रकाश, वो एकदम लगता है जैसे कि हाँ एकदम भगभगा के प्रवेश करता है, और इसकी वजह से जो ग्रह है पूरा एकदम भगभगेल हरदम दिखाई देता है, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि वो टिमटिमा रहा है। ठीक है, यही रीजन है। दूरी कम होने की वजह से और अधिक से अधिक प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंच पाने की वजह से ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। यानी सूर्योदय बोले तो जब सूर्य भगवान उगते हैं उस समय पर हमें जब आकाश में देखते हैं ना तो लाल लाल रंग का आसमान लगता है और सूर्य भगवान जो है वो हल्का खूनी रंग में रहते हैं। तो ऐसा इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए इसके पीछे जो रीजन है वो हम इसमें लिखे हुए हैं, पढ़ने के बाद समझा देंगे। ठीक, चलिए इसको देखते हैं भाई इसका आंसर क्या है। तो देखिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर रहता है। क्षितिज पर स्थित सूर्य सर के ऊपर स्थित सूर्य से ज्यादा दूरी पर रहता है, यानी यहाँ पे दूरी बढ़ जाता है। क्षितिज से आती हुई सूर्य की किरणों को ज्यादा सघन वायुमंडल से गुजरते हुए ज्यादा दूरी तय करना होता है। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की अधिकांश भाग वायुमंडल में निलंबित किरणों द्वारा परिकीर्णन हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य वाला अर्थात नारंगी तथा लाल रंग का होता है। अब चलिए ये तो हो गया भाई भाषा जिसको हमें रटना होता है, लेकिन समझने वाला क्या है। समझने वाला बात यह है कि जब शाम और सुबह का समय होता है ना तब क्या होता है कि पृथ्वी हमारे आंख से बहुत ज़्यादा दूरी पर होता है। जैसे अगर दोपहर का समय हो तो आप सूर्य जब हमारे सर पे रहता है तो उस समय ना पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी कम रहता है और ऐसे में जो सूर्य से प्रकाश आता है वो सीधा एकदम पृथ्वी पर पहुंच जाता है। लेकिन इसके विपरीत होता है जब सुबह और शाम का समय होता है तो उसमें क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इसके बाद जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब पृथ्वी में प्रवेश करती है तो उसको अधिकांश दूर तक ट्रेवल करना पड़ता है पृथ्वी के सतह पर आने के लिए। अब ऐसे में क्या होता है कि जो जितने भी अलग अलग कलर के होते हैं सूर्य से निकलने वाली अलग अलग करते हैं, मतलब कि 7 कलर के तो रंग होते हैं जो सूर्य से प्रकाश आते हैं उसमें। अब उसमें से बहुत सारे रंग ऐसे हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में अवशोषित कर ले जाते हैं और उसमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाले सबसे ज्यादा दूर तक दूरी तय करने वाला प्रकाश की कौन सा रंग होता है, वो होता है लाल और नारंगी। ठीक है, तो ये जो है ये वायुमंडल के द्वारा अवशोषित तो होते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो पाते हैं और हमारे आंख तक यही 2 रंग अच्छे से पहुंच पाते हैं। और इसीलिए जब हम शाम के समय या फिर सुबह के समय सूर्य के तरफ देखें तो वायुमंडल या फिर सूर्य हमेशा जो है रक्ताभ यानी कि बोले तो खूनी रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, यही रीजन है, यानी कि कम तरंग दैर्घ्य वाले वायुमंडल में रह गए प्रकाश की किरण और जो अधिक तरंग दैर्घ्य वाले थे वो हमारे आंख तक पहुँच पाते हैं और यही रीजन है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। यानी जब अंतरिक्ष यात्री आकाश में जाता है तो वो आकाश को देखता है तो वहाँ पे नीला आकाश नहीं बल्कि काला आकाश दिखाई देता है। अब इसके पीछे रीजन है, चलिए जानते हैं रीजन क्या है। देखिए जहाँ वायुमंडल नहीं है वहाँ कण नहीं, जहाँ कण नहीं वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं। मतलब ये यदि हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो कोई प्रकीर्णन न हो पाता, तब पृथ्वी से भी आकाश काला ही प्रतीत होता है। अत्यधिक ऊंचाई पर वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। जहाँ प्रकीर्णन नहीं हो पाता है वहाँ प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला रंग दिखाई देता है। मतलब ये कि प्रकाश जब किसी वस्तु से या फिर कोई कण से टकराएगा तभी तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर कुछ है, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा है ही नहीं, वहाँ पे पूरा पूरा खाली है, शून्य है। ठीक है, वहाँ पे कोई कण नहीं रहता है। अब जब कोई कण नहीं रहेगा तो प्रकाश वहाँ से आ रहा है जा रहा है। ठीक है, ये सब तो उसका काम होते रहेगा, लेकिन अगर वो कोई कण से टकराएगा नहीं तो फिर हमें दिखाई नहीं देगा कि भाई ऊपर में कुछ है। और इसी वजह से जो आकाश में ना अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगर हमारे पृथ्वी पर भी वायुमंडल हटा दिया जाए तब आकाश काला दिखाई देगा। ठीक, तो बस यही रीजन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला नजर आता है। ठीक, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। शायद इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया सभी आपको अच्छे समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट नहीं बचा होगा। अगर डाउट बचा तो कमेंट करके बताना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके, चैनल परिवार आए होंगे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे या फिर वीडियो देख रहे होंगे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।